आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। अब इस चैप्टर की बात करें, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में, उनकी कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे और फिर लास्ट में हम पढ़ेंगे इसके सॉल्ट्स के बारे में। अब इस चैप्टर को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट जो है, जो आज हम कवर करने वाले हैं, इसमें हम एसिड और बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी रिएक्शंस पढ़ेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। फिर जो सेकंड पार्ट आएगा इसका, उसमें हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं एसिड्स और बेसिस के बारे में। तो शुरू करते हैं सीधे एसिड्स और बेसिस से। तो एसिड्स क्या होते हैं? जैसे कुछ सब्सटेंसेस जब हम खाते हैं तो कुछ जो होते हैं वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, सोर इन टेस्ट होते हैं, और कुछ सब्सटेंसेस बिटर इन टेस्ट होते हैं। मतलब जो सब्सटेंसेस आपके सोर इन टेस्ट होते होंगे उनके अंदर होता है एसिड, और जो बिटर टेस्ट के होते हैं, कड़वे होते हैं थोड़े, उनके अंदर मिलता है बेस। अब टेस्ट करके तो आपने पहचान लिया कि ये एसिड है या बेस है, पर हर समय टेस्ट करके थोड़ी पहचाना जाएगा। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास होते हैं इंडिकेटर्स। क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें इंडिकेटर्स ही पढ़ेंगे हम, कि एसिड और बेस को पहचानने के लिए हमारे पास होते हैं कुछ इंडिकेटर्स, जिससे कि हम पहचान पाएंगे कि ये एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर भी हमारे पास दो तरीके के हैं, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर और एक इंडिकेटर होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। ये होते हैं हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अगर नेचुरल इंडिकेटर की बात करूं तो नेचुरल इंडिकेटर में आ जाता है हमारा लिटमस। ठीक है, लिटमस पेपर जो रहता है हमारा, और इसमें आ जाता है हमारा टर्मरिक। टर्मरिक आ जाता है। इसमें और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स आती हैं, और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स। कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स भी आते हैं, जैसे कि हाइड्रीना, पेट्यूनिया। ये सब फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स भी हमारे क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर होते हैं। ठीक है, तो वो भी आएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पे लिटमस की। तो लिटमस पेपर में जो लिटमस ये होता है, तो ये लिटमस जो होता है एक पर्पल कलर डाई होती है। लिटमस जो होती है, लिटमस इज पर्पल डाई, ये पर्पल कलर की डाई होती है। अब जो पर्पल कलर की डाई जो होती है, इसे एक्सट्रैक्ट, ये मिलता कहां से है? तो इसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। इनको कहां से एक्सट्रैक्ट करा जाता है? इन्हें एक्सट्रैक्ट करते हैं हम लाइकेंस से। अब लाइकेंस क्या होते हैं? ये प्लांट्स होते हैं हमारे, जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। मतलब लिटमस पेपर जो होता है वो लिटमस से बनता है, और लिटमस एक पर्पल कलर की डाई है जो कि नेचुरली हमें मिलती है, एक्सट्रैक्ट करी जाती है लाइकेंस से, जो कि एक स्मॉल प्लांट्स होते हैं जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। फिर टर्मरिक भी हमारा एक तरीके का कैसा सॉल्यूशन है, ये मतलब कि कैसा इंडिकेटर है? नेचुरल इंडिकेटर है। और ऐसे और भी होते हैं, रेड कैबेज की लीव्स होती हैं हमारी, और कलर्ड पेटल्स ऑफ सम फ्लावर्स जैसे कि पेट्यूनिया, हाइड्रेनिया, ये सब हमारे क्या होते हैं? नेचुरल इंडिकेटर्स। तो नेचुरल इंडिकेटर आपको समझ में आ गए होंगे। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर पे। तो सिंथेटिक इंडिकेटर में आपके दो बता रखे हैं, एक है आपका फिनोल्फ्थेलिन, एक आपका फिनोल्फ्थेलिन है, और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोल्फ्थेलिन के कलर की बात करें, ठीक है, तो फिनोल्फ्थेलिन दिखता कैसा है? फिनोल्फ्थेलिन जो होता है वो होता है कलरलेस, ये कलरलेस होता है। ठीक है, और मिथाइल ऑरेंज की बात करें तो ये ऑरेंज कलर का होता है। ठीक, अब आते हैं वापस से लिटमस पेपर पे। तो नेचुरल इंडिकेटर में आ गया हमारा लिटमस पेपर। अब लिटमस पेपर एसिड के अंदर क्या करता है? लिटमस जो होता है वो एसिड के अंदर किससे किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्लू टू रेड। एसिड के अंदर ब्लू से रेड में चले जाता है, और यही चीज अगर लिटमस पेपर बेस में डालते हैं तो बेस के अंदर जो होता है हमारा लिटमस पेपर जो होता है, रेड वाला लिटमस कन्वर्ट हो जाता है ब्लू में।
तो अगर आप ब्लू लिटमस पेपर एसिड को ब्लू लिटमस पेपर में डालोगे तो रेड हो जाएगा, और अगर बेस को रेड लिटमस पेपर में डालोगे तो वो ब्लू हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा नेचुरल इंडिकेटर लिटमस पेपर के बारे में। और अगर आप एसिड में ब्लू लिटमस की जगह रेड लिटमस पेपर डालते हो तो कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसी बेस में आप रेड की जगह ब्लू लिटमस पेपर डालते हो तो उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। एसिड वाला हर समय ब्लू लिटमस पेपर को ही रेड करता है, और बेस वाला हर समय रेड को ही ब्लू करता है, ब्लू को रेड नहीं करता। मतलब कि बेस में अगर आप ब्लू लिटमस पेपर डालोगे कोई चेंज नहीं आएगा, एसिड में अगर आप रेड लिटमस पेपर डालोगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये लिटमस हो गया नेचुरल इंडिकेटर। अब आते हैं टर्मरिक पे। तो टर्मरिक के लिए एक एग्जांपल देते हैं। जैसे कभी भी आपके कपड़ों पे दाग लग जाता होगा करी का, जैसे करी होती है, अब उसके अंदर क्या होती है, टर्मरिक, हल्दी होती है। अब जैसे ही वो कपड़े पे वो दाग लग गया, उसके बाद अगर आप उसे धोते हैं तो आप उस पर साबुन रगड़ते हैं, सोप। अब सोप कैसे नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो सोप रगड़ने के बाद क्या होता है, वो जो स्टेन होता है कड़ी का, वो स्टेन रेडिश ब्राउन हो जाता है, मतलब उसका स्टेन का रंग ही बदल जाता है। क्या लगने की वजह से बदल गया रंग, सोप के लगने की वजह से, बेस के लगने की वजह से, मतलब उस पर बेस लगा तो उसने अपना क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया। मतलब ये भी एक तरीके का इंडिकेटर ही है। पर आप थोड़ी देर बाद उस कपड़े को अगर पानी में अच्छे से निकाल देते हो, उसमें सारा साबुन अगर हट जाता है तो वो जो रेडिश ब्राउन कलर था वो दोबारा से डिसअपीयर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसमें से सारा सोप मतलब बेस निकल गया होगा। बट टर्मरिक भी एक तरीके का क्या है, नेचुरल इंडिकेटर है। अब आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर में, जिसमें हमारे दो हैं, फिनोप्थेलिन और मिथाइलोरिन। अब फिनोप्थेलिन की बात करते हैं पहले। फिनोप्थेलिन पहले से ही कलरलेस होता है। अगर इसे एसिड में डालोगे तो रिमेन कलरलेस। एसिड में डालोगे तो इसके कलर में कोई चेंज नहीं आता, ये कलरलेस ही रहता है। पर अगर इसी चीज फिनोप्थेलिन को आप बेस में डाल देते हो तो ये क्या हो जाता है, बिकम्स पिंक। ये पिंक कलर का हो जाता है। ये कलरलेस से कौन से रंग में चले जाएगा, पिंक रंग में। मतलब ये एक सिंथेटिक इंडिकेटर है जो कि एसिड उसमें डालने तो कलरलेस ही रहता है, पर अगर बेस डालते तो पिंक कलर का हो जाता है। ऐसी मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज की बात करते हैं तो ये भी हमें दो तरीके के रंग देता है। अगर एसिड में डालोगे मिथाइल ऑरेंज को तो ये था कैसा, ऑरेंज रंग का था, तो ये ऑरेंज टू रेड हो जाता है, ऑरेंज से रेड कलर दे देता है एसिड के अंदर। और यही आप बेस में डालते हो अगर इसे, तो बेस में ये ऑरेंज टू येलो हो जाता है, ऑरेंज रंग से कैसा हो जाता है, येलो रंग का हो जाता है। ठीक है। अब हमने इंडिकेटर्स में दो तरीके के इंडिकेटर पढ़े, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर। अब एक और इंडिकेटर है हमारा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, ऐसे इंडिकेटर जिनमें हम एसिड और बेस डालते हैं, और एसिड और बेस डालने की वजह से उनकी स्मेल में, उनके ऑर्डर में चेंज आ जाए, वो होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। जिनमें स्मेल में चेंज आ जाए, एसिड डालने से या बेस डालने से स्मेल में चेंज आ जाए, वो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहलाते हैं। अब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें ओनियन आ जाएगा हमारा, ठीक है, क्लोव आ जाएगा हमारा, लौंग, वेनिला आ जाएगा इसमें। तो हमने इसमें तीन तरीके के इंडिकेटर्स पढ़े हैं। नेचुरल इंडिकेटर जिसमें लिटमस पेपर बताया, लिटमस पेपर लिटमस से बनता है। लिटमस एक पर्पल डाई है जो कि किससे एक्सट्रैक्ट करा जाता है, लाइकेंस से करा जाता है, जो कि एक प्लांट्स होते हैं जो कि थैलोफाइटा डिवीजन से बिलोंग करते हैं। फिर लिटमस में क्या कलर चेंज होता है वो सबको ही पता है। टर्मरिक भी हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। फिर आता है सिंथेटिक इंडिकेटर में दो पढ़े हमने, फिनोप्थेलिन और मिथाइलोरिन। फिनोप्थेलिन की बात करें तो वो कलरलेस होता है, अगर उसे एसिड में डालो तो कलरलेस ही रहता है, पर बेस में डालो तो पिंक कलर का हो जाता है, कलरलेस टू पिंक। मिथाइलोरिन ऑरेंज कलर का होता है, अगर उसे एसिड में डालेंगे तो रेड कलर दे देता है, बेस में डालेंगे तो ऑरेंज से येलो कलर दे देगा। फिर हमने पढ़ा ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं
जो कि एसिड और बेस डालने पे अपनी स्मेल में चेंज लाते हैं, अपनी ऑर्डर में चेंज लाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम? ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जैसे कि ओनियन, क्लोव ऑयल, क्लोव हो सकता है इसमें, और वेनिला। तो ये हो गए हमारे सारे इंडिकेटर्स। नेक्स्ट चीज पे आते हैं अब। चलिए फिर अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं इसके। तो हमारा इंडिकेटर्स सारे हो गए, इसमें सारे कवर कर दिए इंडिकेटर, सिंथेटिक, नेचुरल और ऑल्फैक्टरी, विद सारे एग्जांपल भी हो चुके हैं। और नेचुरल इंडिकेटर में और भी बताया आपको मैंने, जैसे कि रेड कैबेज लीव्स भी हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। कुछ फ्लावर्स के कलर्ड पेटल्स जो होते हैं वो भी नेचुरल इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि किसके बताए? हाइड्रेना के, और किसके बताए हैं? पेटूनिया के। अब आ जाते हैं आगे। तो यहाँ पर अब पढ़ेंगे हम एसिड और बेस मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो सबसे पहले एसिड्स विद मेटल बात करते हैं। एसिड विद मेटल्स की बात करते हैं। अगर एसिड को मेटल्स में डालते हैं, ठीक है, या एसिड्स में मेटल डालते हैं हम, तो क्या होता है? तो एसिड, जैसे कि हमने ये लिया एसिड, एसिड में डाल दिया एक मेटल। तो एसिड में जैसे हम एक मेटल डालते हैं तो हमें एक मिलता है सॉल्ट, और साथ में मिलती है हमें H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब जब भी हम एक मेटल को एसिड में डालेंगे तो मेटल क्या करता है? एसिड के अंदर से हाइड्रोजन एटम्स को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है, और हाइड्रोजन गैस का इवोल्यूशन करवा देता है, और साथ में बना देता है सॉल्ट। तो मेटल में एसिड में मेटल डालेंगे तो मिलेगा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो HCl। HCl में कोई भी एक मेटल डाल दिया, जैसे कि हमने डाल दिया Na, सोडियम मेटल डाल दिया, ठीक है, तो हमें सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस H2, हाइड्रोजन गैस हमें मिल जाएगी। बाकी इसे बैलेंस कर लेना, बैलेंस करेंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी 2 डाल देंगे और यहाँ पर भी 2 डाल देंगे, तो ये हमारी पूरी रिएक्शन क्या हो जाएगी? बैलेंस। तो ये हो गया, एसिड में मेटल डाला तो हमें एक सॉल्ट मिला और साथ में हाइड्रोजन गैस। मतलब सीधी बात यहाँ पर ये है, जब भी हम एक एसिड में मेटल डालते हैं तो मेटल क्या करता है? एसिड के अंदर के हाइड्रोजन एटम्स को डिस्प्लेस कर देता है और उन्हें रिलीज करवा देता है एज हाइड्रोजन गैस, मतलब इवोल्यूशन करवा देता है हाइड्रोजन गैस की, और फॉर्म करता है एक सॉल्ट। तो ये तो हो गया हमारा एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अब आते हैं बेसिस का रिएक्शन कैसा रहता है मेटल के साथ, बेस विद मेटल। तो बेस की बात करते हैं। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि बेसिस जनरली मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। अब इसका रीजन भी सुन लो क्यों नहीं करते, और एसिड क्यों कर रहे थे उसका भी रीजन सुन लेना। दोनों के रीजन के साथ मैं बताऊंगा आपको क्यों कर रहे हैं और क्यों नहीं कर रहे। तो पहले एसिड का बताता हूं, फिर बेस का अपने आप समझ में आ जाएगा। एसिड जो होते हैं वो हर समय इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोशिश करते हैं। मतलब एसिड क्या करते हैं ऑलवेज, अगर एसिड में कोई इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन को क्या करना चाहेंगे? वो देना चाहेंगे, ठीक है। और सॉरी, डोनेट बोल दिया मैंने। एसिड हमेशा इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं। और बात करें मेटल्स की, तो मेटल हर समय इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करते हैं। मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे और एसिड लेने की। तो एसिड और मेटल को जब मिलाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा, तभी तो रिएक्शन हो पा रही होगी। ये रिएक्शन क्यों हो पाई है? क्योंकि एसिड इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, लेना चाहता है, और मेटल देना चाहता है। तो एक दे रहा है और एक ले रहा है, तो रिएक्शन हो पाएगी, बॉन्ड बन पाएगा। मतलब एसिड और मेटल की रिएक्शन इस वजह से हो पा रही थी। अब यहीं पे दूसरा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूं बेस का। अब बेस की बात करें तो जो हमारे बेस होते हैं ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। बेस इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं और उसका रिएक्शन किससे कर रहे हैं? मेटल से कर रहे हैं। तो मेटल भी तो इलेक्ट्रॉन देना ही चाह रहे थे, मेटल भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रॉन देना ही चाहेगा, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं, बेस भी इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं। जब दोनों ही इलेक्ट्रॉन देने लगेंगे तो लेगा कौन? लेने वाला तो कोई नहीं होगा। जब दोनों ही देने वाले होंगे तो लेने वाला कोई नहीं होगा, मतलब बॉन्ड ही नहीं बनेगा इनके बीच में।
अगर बॉन्ड ही नहीं बनेगा तो रिएक्शन भी नहीं होती है। मतलब जनरली हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट नहीं करता। रीजन क्या बताया? रीजन ये बताया क्योंकि बेस ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं और मेटल भी डोनेट करना चाहते हैं। अब जब दोनों ही डोनेट करना चाहते हैं तो दोनों के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा? क्योंकि एक देना चाह रहा है तो दूसरा लेना चाहता है, लेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। जब दोनों ही देना चाहेंगे तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा, तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनता है, इस वजह से रिएक्शन भी नहीं होती है। पर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं, इन्हें बोलते हैं हम एम्फोटेरिक मेटल्स, वो इनके साथ रिएक्ट कर लेते हैं, जैसे कि जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक और एल्यूमिनियम जो हमारे मेटल्स होते हैं ये बेसिस के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, तो ये हमें पढ़ने हैं। ठीक है, तो आपकी जिंक के साथ रिएक्शन दे रखी है, जैसे एक बेस है आपका NaOH प्लस Zn जिंक। अब जब ये इससे रिएक्ट करेगा तो ये बनाता है Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। मतलब जिंक या एल्यूमिनियम आप यूज करोगे तभी जाके वो बेस से रिएक्ट करेंगे, वरना कोई और मेटल्स बेस से रिएक्ट नहीं करते। दो ही मेटल्स ऐसे हैं जो कि आपके बेस से रिएक्ट करेंगे, जिंक और एल्यूमिनियम। और क्यों नहीं करते बेस से रिएक्ट, मैंने उसका भी रीजन दे दिया। और ये क्यों करते हैं? क्योंकि होते हैं एम्फोटेरिक। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये बेस से भी रिएक्ट कर लेते हैं और ये एसिड से भी। ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर के जो भी मेटल्स होते हैं वो बेस से भी रिएक्ट कर जाते हैं और एसिड से भी। इसी वजह से बेस से भी रिएक्ट कर जा रहा है और बना रहा है Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। अगर मैं यहाँ पर Na2ZnO2 की बात करूं तो इसे बोलते हैं हम सोडियम जिंकेट। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। तो हमारा बेस मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2 गैस बना देता है। पर कौन सा मेटल? स्पेशली जिंक और एल्यूमिनियम मेटल के साथ। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। तो हमने बेसिस का भी मेटल के साथ रिएक्शन देख लिया, एसिड का भी देख लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। अब नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी वह है रिएक्शन ऑफ एसिड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो आप यहां पर ये सीधी बात ये याद रख लो कि जब भी हम किसी एसिड को, ठीक है, ऐसे लिखते हैं इसे, जैसे कोई आपका है मेटल कार्बोनेट, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपके पास है, अगर उसमें आप एसिड डाल देते हैं, उसका रिएक्शन एसिड के साथ करवा रहे हैं, तो आपको ऑलवेज एक ही चीज मिलेगी। चाहे मेटल कार्बोनेट डालो एसिड में, चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डालो एसिड में, जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा और H2O मिलेगा। समझ में आया क्या? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो ये हो जाएगी हमारी मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ रिएक्शन। इसे समझते हैं एग्जांपल से। जैसे एक मेटल कार्बोनेट ले लिया Na2CO3, ठीक है, इसमें एक एसिड डाल दिया, एसिड हमने बोल दिया, एसिड डाल दिया HCl, एसिड डाल दिया, तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट। अब इसमें क्या सॉल्ट मिलेगा? NaCl, NaCl का सॉल्ट मिल जाएगा प्लस H2O प्लस CO2। H2O और CO2 मिल रहा था सॉल्ट के साथ, तो वही मिला। अब यहीं पे रिएक्शन हम कर दें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की, मतलब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है, ये था मेटल कार्बोनेट, ये है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका भी रिएक्शन एसिड से ही कर रहे हैं, HCl से। तो जो हमें सॉल्ट मिलता है वो भी सेम ही मिलता है, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। समझ में आ गया क्या? अब इसमें ये वाली रिएक्शन तो हमारी बैलेंस पड़ी हुई है, इस वाली रिएक्शन को बैलेंस कर देंगे। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 है तो 2 कर देंगे, यहाँ पर क्लोरीन को 2 कर देंगे, तो हमारा Na भी बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन सब बैलेंस हो गया। तो ये है मेटल कार्बोनेट की एसिड के साथ, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड के साथ। पर प्रोडक्ट देखोगे तो प्रोडक्ट दोनों में ही सेम है, सॉल्ट प्लस H2O प्लस CO2, बस बैलेंसिंग आपको कर देनी है। अब इतना समझ में आया? नेक्स्ट चीज पे आते हैं।
नेक्स्ट चीज जो है हमारी, पहले तो ये चीज समझते हैं क्विकलाइम क्या होता है। हम अभी पहले फॉर्मूले पढ़ लेते हैं कि क्विकलाइम क्या होता है, स्लेक्ड लाइम क्या होता है, और लाइमस्टोन या लाइम वाटर ये सब क्या होता है। तो क्विकलाइम क्या होता है उसे देख लेते पहले। क्विकलाइम, क्विकलाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड को या क्विकलाइम कहते हो। अब आ जाते हैं यहाँ पर स्लेक्ड लाइम पे। स्लेक्ड लाइम क्या होता है, या इसका ही दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर क्या होता है, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है स्लेक्ड लाइम और लाइम वाटर, दोनों ही इसका नाम है। फिर तीसरी चीज आती है हमारी लाइमस्टोन। लाइमस्टोन जो होता है ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। लाइमस्टोन होता है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो भी हमारे मार्बल्स बनते हैं वो लाइमस्टोन के ही बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के ही होते हैं। तो क्विकलाइम का फॉर्मूला CaO कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, लाइमस्टोन का फॉर्मूला कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो हमने देख लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज पे। तो नेक्स्ट चीज है हमारी कि अगर आपने स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर जो भी आपसे बोले, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो स्लेक्ड लाइम भी होती है, लाइम वाटर भी होती है। अगर आपने लाइम वाटर या स्लेक्ड लाइम से CO2 पास करोगे तो क्या होगा। तो बोलते हैं जब भी हम लाइम वाटर से CO2 पास करते हैं तो हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो मिल्की हो जाता है, व्हाइटिश हो जाता है। अब ये होता क्यों है व्हाइट, उसकी रिएक्शन देख लेते हैं। जैसे ही हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CO2 पास करेंगे तो हमारी एक सिंपल सी चीज बनती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O बनता है हमारा। अब जो CaCO3 है कैल्शियम कार्बोनेट है, यही है व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसी की बनती है व्हाइट PPT, व्हाइट प्रेसिपिटेट। PPT मतलब प्रेसिपिटेट बनती है, किसकी बनती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। इसी वजह से तो सॉल्यूशन मिल्की दिखने लग जाता है। तो जब भी आप लाइम वाटर से CO2 पास करोगे तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनने की वजह से सॉल्यूशन मिल्की हो जाता है, क्योंकि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट होती है। अब इस पे दूसरी चीज, दूसरा क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर आपने लाइम वाटर से एक्सेस CO2 पास कर दिया जाए, लाइम वाटर से एक्सेस CO2 पास कर दिया जाए तो क्या होगा। तो अगर आप लाइम वाटर से एक्सेस CO2 पास करोगे तो देखो क्या होगी। तो पहले अगर आपने इतना CO2 पास करा तो ये बना, अब आपने और CO2 पास किया तो एक्सेस कर दिया ना, तो इस रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बने हैं उसमें और CO2 डाल दिया, इसका मतलब यही कहना चाह रहे हैं। अब इसमें और CO2 डालेंगे तो हमारा बन जाता है कैल्शियम HCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी इसे हम कहते हैं। और ये जो चीज बनती है ये होती है सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल होती है। समझ में आया क्या। क्वेश्चन अगर बस ये पूछा जाए कि अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस लाइम वाटर से पास करी तो सॉल्यूशन मिल्की क्यों होता है, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। पर अगर तुमसे क्वेश्चन आ जाए कि अगर हमने एक्सेस CO2 पास कर दिया है, इफ वी पास एक्सेस CO2 थ्रू लाइम वाटर स्लेक्ड लाइम, तो क्या होगा, तो हमारी ये 2 स्टेप वाली रिएक्शन होगी जिसमें हम बोलेंगे कि अगर हमने इतना करा तो ये बनेगा, और डाल दिया एक्सेस में तो इसके जो प्रोडक्ट्स है उसमें CO2 दोबारा डाल दो तो एक्सेस में डल गया, और ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CaHCO3 होल ट्वाइस, जो कि हमारा पानी में सॉल्युबल होता है इफ एक्सेस CO2 इज पास्ड। एक्सेस मतलब ज्यादा पास कर दी, किससे पास कर दी, लाइम वाटर से पास कर दी है। तो ये होगी हमारी ये चीज खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चीज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट चीज जो है हमारी वो है, जैसे कि हमने एसिड और बेस विद मेटल देख लिया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट के साथ एसिड की रिएक्शन देख ली।
अब नेक्स्ट चीज पढ़ने वाले हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें होता क्या होगा, एसिड और बेस को जब भी आप आपस में दोनों को रिएक्ट कराते हो तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो होते हैं। तो जब भी हम एसिड को मिलाते हैं बेस में तो ये बना देते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, उसी को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड प्लस बेस गिव्स, एसिड में जब भी हम कोई बेस डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यही होती है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सिंपल सी। एग्जांपल से समझना है तो एग्जांपल समझ लेते हैं। एसिड ले लिया हमने HCl का, बेस ले लिया हमने NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों को मिक्स करेंगे तो हमारा सॉल्ट बनता है NaCl का, ठीक है। Na जो होता है Cl के साथ चला जाता है, देखोगे तो ये Na इस Cl के साथ चला जाएगा, और ये OH जो होगा इस H के साथ, OH और H दोनों जुड़ेंगे तो क्या बनेगा, H2O, वाटर बन जाता है। तो जब भी हम एसिड प्लस बेस की रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर जो हमें मिलता है, दैट इज नोन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सिंपल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यही थी, खत्म हो गई। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को अगर आपको समझना है तो कैसे समझोगे, HX प्लस MOH, अगर मैं एसिड को दिखाऊं तो एसिड को दिखा सकते हैं HX से और बेस को दिखा सकते हैं MOH से। देखो ना, H और ये Cl क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन्स को हम X से दिखाते हैं, यहाँ पर X मतलब है हेलोजन, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब हेलोजन्स है हमारे। तो X से दिखा दिया Cl को, और Na क्या है हमारा, एक मेटल है तो मेटल को दिखा दिया यहाँ पर हमने M से, और ये पीएच का, ये पीछे का OH हो गया। तो इसमें क्या होता था, ये M इस X के साथ चला जाता था, ये M इस X के साथ जुड़ जाता है, जैसे कि यहाँ पर ये मेटल इस क्लोरीन के साथ जुड़ गया NaCl, ऐसे ये MX के साथ जुड़ जाएगा, और ये H जो होगा वो OH के साथ जुड़ जाएगा और बनाएगा H2O। तो ये होती है हमारी सिंपल सी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये भी हमारी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट आती है हमारी रिएक्शन विद, ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन, किसके साथ, एसिड के साथ, मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड, मेटेलिक ऑक्साइड्स विद एसिड। अब इनका एसिड के साथ कैसा रिएक्शन होता है, तो एक मेटेलिक ऑक्साइड और एसिड का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे एक मेटेलिक ऑक्साइड हमने ले ली, कॉपर ऑक्साइड CuO, मेटेलिक ऑक्साइड है, कॉपर मेटल है, उसकी ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड। एक इसमें एसिड डाल दिया HCl। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम CuO में HCl डालते हैं तो इस सॉल्यूशन का जो कलर है वो हो जाता है ब्लू ग्रीन। पहले इस सॉल्यूशन का कलर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड जो है उसका कलर होता है हमारा थोड़ा सा ब्राउनिश, लाइट ब्राउन या ब्लैक बोल सकते हैं। तो इसका कलर होता है पहले ब्लैक, पर जैसे ही इसे एसिड में डालते हैं इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है ब्लू ग्रीन। अब इस सॉल्यूशन का कलर ब्लू ग्रीन क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर CuCl, ये Cu ने Cl के साथ जुड़ के CuCl2 बना लेता है प्लस H2O, और साथ में H2O वाटर बनता है, ठीक है, CuCl के साथ और H इसके साथ। तो यहाँ पर इसे बैलेंस करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरी बैलेंस हो जाएगी। अब जो ब्लू ग्रीन कलर दिख रहा था वो किसका दिख रहा था, इसका कॉपर क्लोराइड का दिख रहा था, इसका ही आ रहा था ब्लू ग्रीन कलर। तो ये सॉल्यूशन ब्लू ग्रीन क्यों हो गया, एक सॉल्ट के बनने से, कॉपर क्लोराइड, कॉपर ऑक्साइड में जब हमने, कॉपर ऑक्साइड मतलब एक मेटेलिक ऑक्साइड में जब हमने एक एसिड डाला तो मिला हमें कॉपर क्लोराइड जो कि ब्लू ग्रीन कलर का है। अब जो कॉपर क्लोराइड है ये सॉल्टी तो है और ये वाटर है, इसका मतलब जो इन दोनों को रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। अब इन दोनों को रिएक्शन करने से सॉल्ट और वाटर मिल रहा है, इसका मतलब क्या है
कि ये तो एसिड था, इसका मतलब ये बेस होगा, क्योंकि बेस जब एसिड से रिएक्ट करता है तभी तो सॉल्ट और वाटर मिलता है। इसका मतलब ये तो पहले से ही पता था ना मैं एसिड है, ये तो हमें पता है एसिड है। पर ये तो मेटेलिक ऑक्साइड थी, हमें नहीं पता था कि ये मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर की है, बेसिक नेचर की है। पर हमने देखा कि इसको जब एसिड से रिएक्ट कराया तो इसने सॉल्ट और वाटर बना दिया, जो कि न्यूट्रलाइज रिएक्शन में होता था। मतलब बेस ने एसिड के साथ रिएक्ट किया होगा। इसका मतलब ये कॉपर की ऑक्साइड है, कैसे नेचर की है, बेसिक नेचर की है, ये बेसिक ऑक्साइड है। तो याद रखना, जो भी हमारी मेटेलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं। मेटेलिक ऑक्साइड कैसी ऑक्साइड होती हैं? बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं ये हमारी। अब बेसिक ऑक्साइड से हैं तो अगर इसे मेटल से रिएक्ट कराएंगे, सॉरी बेसिक ऑक्साइड से हैं तो अगर इसे एसिड से रिएक्ट कराएंगे तो क्या मिलेगा? सॉल्ट और वाटर मिलेगा। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर। ये में सॉल्ट प्लस वाटर देते हैं, मतलब ये भी सेम टू सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये हो रही होती है। तो ये हो गया हमारा मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन एसिड के साथ। तो नेक्स्ट पे आते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन बेस के साथ। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का रिएक्शन किसके साथ देखना है हमें? बेस के साथ। तो इसका भी एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल की ऑक्साइड ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और बेस ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2। तो क्या बनता था हमारा ये रिएक्शन? अभी तो पढ़ के आए हैं हम, लाइम वाटर में CO2 पास करते थे तो हो जाता मिल्की। मिल्की क्यों होता था? कैल्शियम कार्बोनेट के बनने से, और साथ में बनता था H2O, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। तो देखा जाए तो ये कैसी ऑक्साइड थी? नॉन मेटल की ऑक्साइड थी। ये था हमारा बेस, हमें पता था कि ये बेस है, और ये जो बना है ये सॉल्ट है, ये भी हमें पता है, और यहाँ पर ये वाटर बन रहा है। तो हमने देखा कि जब हमने बेस को डाला नॉन मेटल की ऑक्साइड में तो हमें सॉल्ट और वाटर मिला। इसका मतलब ये बेस है तो ये एसिड होगा, तभी तो सॉल्ट और वाटर मिल रहा है। इसका मतलब ये एसिड है। यहां पर भी मिलती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर की होती है, वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं। समझ में आया क्या? जो हमारी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होती है वो एसिडिक ऑक्साइड्स होती हैं, वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है यहां पर भी। तो सेम वही बात लिख देंगे यहां पर भी। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये भी हमारी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। तो ये भी हमारी खत्म हो गई है रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो नेक्स्ट रिएक्शन आ जाएगी हमारी, अब हमारी रिएक्शन खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट चीज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि सारे एसिड्स में, सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन इन ऑल एसिड्स एंड बेस। हर एसिड में, हर बेस में क्या कॉमन चीज होती होगी, तभी तो सारे एसिड्स एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं और सारा बेस, सारे जितने भी बेस हैं वो एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। अब ऐसा क्यों दिखाते हैं सारे एसिड्स एक जैसा बिहेवियर और बेस भी? तो उनके अंदर कोई ना कोई बात कॉमन होती होगी। अब वो कॉमन बात क्या है? वो कॉमन बात ये है कि जितने भी एसिड्स होते हैं सबके अंदर हाइड्रोजन आयन देखने को मिलता है, H+ आयन देखने को मिलता है। बाकी जितने भी सारे बेसिस होते हैं उन सब के अंदर OH- आयन देखने को मिलता है। इसी वजह से सारे एसिड्स एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं और सारे बेसिस भी एक जैसा बिहेवियर दिखाते हैं। ठीक है, तो ऑल एसिड्स, हर एसिड पे क्या होता है? H+ आयन होता है। और सारे बेसिस पे बात करें तो सारे बेसिस पे OH- आयन कॉमन होता है। सारे एसिड्स में H+ आयन कॉमन है, बेसिस में OH- आयन कॉमन होता है। अब यहाँ पर एक एक्टिविटी है तुम्हारी NCERT में, जिसमें क्या किया गया है, एक एसिड लिया है और एक ग्लूकोज दिया है। ठीक है,
अब एसिड और ग्लूकोज दोनों से ही इलेक्ट्रिसिटी पास करने की कोशिश करी गई है। जैसे ऐसे देखो, ये ऐसे हमारे दो बीकर लिए हुए हैं, एक के अंदर ग्लूकोज डाला हुआ है, एक के अंदर हमारा एसिड डाल रखा है। अब क्या किया, इन दोनों से एक बैटरी कनेक्ट कर दी है, यहाँ पर स्विच लगा रखा है और यहाँ पर एक बल्ब लगा रखा है। ऐसी सेम टू सेम यहाँ पर एपरेटस बना रखा है। ये हमारा बल्ब लगा रखा है। अब ग्लूकोज से जैसे ही स्विच को करा ऑन, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, एसिड से जैसे ही स्विच ऑन होता है तो एसिड में यहां पर देखोगे तो आप ये दो वायर्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दो वायर कनेक्टेड नहीं है। तो जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो बल्ब जलने लग जाता है, बल्ब ग्लो करने लग जाता है। अब बल्ब ग्लो क्यों कर रहा होगा, उसका रीजन ये है कि एसिड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे होंगे। ऐसे ही काम इन्होंने ग्लूकोज के साथ करने की कोशिश करी। स्विच को जैसे किया ऑन तो बल्ब ग्लो नहीं करा, बल्ब डजंट ग्लो। अब बल्ब क्यों नहीं ग्लो करा होगा, क्योंकि ग्लूकोज ने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं की होगी। अब बात सारी ये है कि एसिड ने क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर दी और ग्लूकोज क्यों नहीं कर पाया। अब उसका रीजन ये है कि एसिड्स जो होते हैं उनके पास होता है हाइड्रोजन आयन। एसिड्स के पास क्या होता है, हाइड्रोजन आयन, एक फ्री आयन होता है। और ये जो फ्री आयन होता है ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाता है, ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट करवा पाता है। पर ग्लूकोज के पास ऐसे कोई से आयंस नहीं होते। ग्लूकोज को अगर हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते भी हैं तो ग्लूकोज जो होता है वो आयोनाइज नहीं होता है, मतलब ग्लूकोज एक इलेक्ट्रोलाइट ही नहीं है। ग्लूकोज क्या है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ये एक्टिविटी आपकी, ठीक है। ग्लूकोज जो है एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं ये आयंस प्रोड्यूस नहीं करते, तो इनके पास नो आयंस, कोई आयंस नहीं है। और आयंस नहीं है इसी वजह से डजंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पाते हैं, ठीक है। पर यही बात करें एसिड्स की, तो एसिड को जैसे ही हम किसी एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में डालते हैं तो वो प्रोड्यूस कर देते हैं H+ आयन। और ये जो H+ आयंस होते हैं ये होते हैं फ्री टू मूव होते हैं, तो ये फ्रीली मूव कर पाते हैं, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देते हैं, इसी वजह से बल्ब ग्लो हुआ है। तो ये आपकी वाली एक्टिविटी थी जो आपकी एनसीईआरटी में लिखी थी। समझ में आ गया क्या, ग्लूकोज इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, इसी वजह से आयंस नहीं प्रोड्यूस करते, इसी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कर पा रहे होंगे। और एसिड इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट कर रहे हैं, बिकॉज दे हैव H+ आयन। और सारे एसिड्स पे H+ आयन होते हैं कॉमन, ऐसी सारे बेसिस पे भी OH- आयन होते हैं कॉमन। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट चीज पे आते हैं, इसमें एसिड और बेस को अगर पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है। तो उससे पहले मैं एक्टिविटी बता रहा हूं जो कि एनसीईआरटी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.9 है, पढ़ लेना एनसीईआरटी में। एक्टिविटी 2.9 है। अब एक्टिविटी 2.9 में क्या दिया गया है, एक्टिविटी 2.9 में बोला गया है कि हमने लिया एक टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने यहां पर सॉल्ट डाला है NaCl, तो ये है NaCl सॉल्ट। अब इस NaCl सॉल्ट यहां पर हमने डाला और यहां से हमने क्या किया, ड्रॉप बाय ड्रॉप एक ड्रॉपर सा ले लिया है,
इस ड्रॉपर से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक ड्रॉपर सा है समझ लो, इस ड्रॉपर से क्या कर रहे हैं हम, ड्रॉप बाय ड्रॉप H2SO4 इसमें डाला जा रहा है। क्या डाला जा रहा है, H2SO4, वो भी कैसा, कंसंट्रेटेड H2SO4। इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, आपका यहाँ पर NaCl के ग्रेन्यूल्स लिए गए हैं, उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डाला जा रहा है ऊपर से। अब इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 डालने से हो क्या रहा होगा, तो उस रिएक्शन को समझते हैं पहले। जब हम H2SO4 डाल रहे होंगे NaCl में, तो हमें मिल रहा होगा HCl, हमें मिल रहा होगा HCl गैस प्लस Na2SO4, हमें मिल रहा होगा HCl की गैस मिल रही होगी और साथ में मिल रहा होगा Na2SO4। तो हमारा फोकस है HCl पे। HCl जो होता है यहाँ पर वो मिलता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, HCl गैस मिलती है और ये एक एसिड है, इतना समझ में आ गया, एसिड है। अब यहाँ पर हमारी एक गैस बननी शुरू हो जाती है, तो इसको क्या करते हैं, तुरंत ही ऊपर से कॉर्क लगा देते हैं। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर इसी बीकर में यहाँ पर एक कॉर्क लगा दी, इसे ब्लॉक कर दिया ऊपर से कि गैसेस जो है वो लीक ना हो, और यहाँ पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया जिससे गैस जो हो वो इस पाइप से होती हुई बाहर है, ठीक है। यहाँ पर नीचे H2SO4 और NaCl का ये सॉल्यूशन था, इससे गैसेस बन रही थी ऊपर, और ये गैसेस जो थी हमारी ये HCl गैस बन रही थी। अब इस एक्टिविटी में करा क्या है, इस HCl गैस जो यहाँ से निकल रही है ये ड्राई होगी। कैसी गैस होगी ये, ड्राई HCl गैस होगी, मतलब इसमें कुछ भी अमाउंट ऑफ मॉइस्चर नहीं होगा, ठीक है। पर इसमें एक प्रिकॉशन लेनी है कि अगर आपका जो उस टाइम पे टेम्परेचर कंडीशंस चल रही हैं, उस टाइम पे जो कंडीशन चल रही है, अगर ह्यूमिड कंडीशन चल रही है लेबोरेटरी में, ह्यूमिडिटी है थोड़ी बहुत भी, तो हम क्या करते हैं, इस ट्यूब में एक ऐसी, इस ट्यूब की जगह एक गार्ड ट्यूब यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गार्ड ट्यूब, ये होती है हमारी गार्ड ट्यूब। अब गार्ड ट्यूब के अंदर होता क्या है, गार्ड ट्यूब के अंदर हमारा भर रखा होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्या भरा होता है इसमें, कैल्शियम क्लोराइड। अब कैल्शियम क्लोराइड करता क्या है, गार्ड ट्यूब के अंदर कैल्शियम क्लोराइड कर देता है सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब, एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये सारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये गार्ड ट्यूब कब यूज करनी है, ऐसा नहीं है कि हर समय ये लगानी है। अगर आपको उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये एक्सपेरिमेंट करा जा रहा है लेबोरेटरी में, आप उसमें एक्टिविटी में पढ़ना, नीचे लिखा हुआ है उस एक्टिविटी में इसके बारे में जो मैं बता रहा हूँ आपको, कि अगर जब ये एक्टिविटी कर रहे हैं उस टाइम पे अगर आपकी लेबोरेटरी में ह्यूमिड कंडीशंस हैं, थोड़ा बहुत भी मॉइस्चर है, तो आप नॉर्मल ट्यूब जो ये लगी हुई है, इस नॉर्मल ट्यूब की जगह गार्ड ट्यूब यूज करोगे। गार्ड ट्यूब के अंदर क्या है, हमारा कैल्शियम क्लोराइड है, जो कि जो भी मॉइस्चर होगा उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब HCl गैस कह रहनी चाहिए ड्राई। ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि HCl गैस में मॉइस्चर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर एनवायरमेंट में मॉइस्चर है तो गार्ड ट्यूब यूज करो जिससे कि मॉइस्चर निकल जाए, सारा मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेगी। HCl गैस कैसी रहेगी, ड्राई ही रहेगी। अब यहां से जो गैस बाहर को आ रही है वो है ड्राई HCl गैस। अब जो गैस बाहर आ रही है वो ड्राई HCl गैस है। अब ड्राई HCl गैस में यहां पर दो तरीके के लिटमस पेपर यूज करते हैं। एक लिटमस पेपर लगाते हैं, दो लिटमस पेपर लगाते हैं यहां पर। एक जो होता है वो होता है ड्राई लिटमस, ठीक है। और कैसा रंग का होगा ये, HCl एक एसिड है तो एसिड के लिए कौन सा होना चाहिए, रेड ब्लू लिटमस। कौन सा, ब्लू लिटमस। यहाँ लिख देना ड्राई ब्लू लिटमस। तो एक तो लेते हैं ब्लू लिटमस पेपर जो कि सूखा रहता है, ड्राई रहता है, और दूसरा लिटमस पेपर जो लेते हैं वो लेते हैं मॉइस्ट, थोड़ा सा मॉइस्चर होगा उसमें, मतलब थोड़ा सा वाटर क्वांटिटी होगी उसके अंदर, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर। दो तरीके के लिटमस पेपर हम यूज कर रहे हैं, एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं और एक मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये हाइड्रोजन गैस, वो सॉरी हाइड्रोक्लोरिक गैस ड्राई वाली इस लिटमस पेपर पे जाएगी,
तो ड्राई ब्लू लिटमस पेपर में वो कोई चेंज नहीं दिखा पाएगी, नो चेंज, यहाँ पर कोई चेंज ही नहीं आता है, मतलब ब्लू कलर जो लिटमस पेपर का है वो ब्लू ही रहता है, वो रेड नहीं होता। अब इसको क्यों नहीं हुआ वो भी मैं बताऊंगा, पहले अभी इतना समझो कि जब ये ड्राई HCl गैस ड्राई ब्लू लिटमस पेपर पे पहुंची तो कोई चेंज नहीं आया रंग में, पर जैसे ये ड्राई HCl गैस मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर पे पहुंची है तो आएगा चेंज। इसमें क्या आ जाएगा, ब्लू चेंजेस टू रेड, ब्लू टू रेड हो जाएगा इसमें। जैसी ये ड्राई गैस मॉइस्ट वाले लिटमस पेपर में जाती है तो यहाँ पर हमें रेड, ब्लू वाला लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हमें यहाँ इस एक्टिविटी में ये देखने को मिला कि ड्राई HCl गैस अगर ड्राई लिटमस पेपर पे गई तो लिटमस पेपर में कोई चेंज ही नहीं आया, मतलब वो एसिड ही नहीं है या वो एसिड की प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा। अब क्यों नहीं दिखा रहा वो भी समझेंगे। दूसरी पॉइंट हमने इसमें, दूसरा स्टेप हमने देखा कि अगर हमने ड्राई HCl गैस को मॉइस्ट लिटमस पेपर से पास किया तब कलर में चेंज आ गया। अब तब कलर में चेंज आया क्यों और इसमें क्यों नहीं आया वो बात करते हैं यहाँ पर। अब बात यहाँ पर यह है कि अगर आप एसिड्स को पानी में डालते हो, वाटर में डालते हो, ये तभी अपने H+ आयन रिलीज करते हैं, वरना ये H+ आयन रिलीज ही नहीं करते। एसिड को पानी में डालोगे तभी ये H+ आयन बनाएंगे, अगर एसिड को पानी ही नहीं मिलेगा तो H+ आयन भी नहीं बनेंगे। तो वही तो हो रहा था यहाँ पर, ये एक एसिड था, HCl गैस थी, ड्राई थी, मतलब इसमें पहले से ही कोई मॉइस्चर नहीं था, पानी नहीं था। अगर होता तो हम एब्जॉर्ब करवा देते मॉइस्चर को गार्ड ट्यूब से, तो तब भी ये हमारे इसमें HCl गैस में कोई मॉइस्चर नहीं था। मेन बात यह है HCl गैस में कोई मॉइस्चर नहीं है, कोई पानी नहीं है। फिर ये जिस ब्लू लिटमस पेपर पे पहुंचा है उसमें भी कोई पानी नहीं है, तो जब पानी ही नहीं है तो H+ आयन ही नहीं बनेंगे, पानी नहीं है H+ आयन नहीं बनेंगे। और अभी बताया था एसिड्स एसिडिक बिहेवियर क्यों दिखाते हैं, H+ आयन की वजह से। अब H+ आयन ही नहीं है तो एसिड बिहेवियर नहीं दिखाएंगे, मतलब हमारा ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज ही नहीं आएगा क्योंकि वो एसिड की तरह बिहेवियर नहीं दिखा पा रही होगी। पर जैसे ही हमने इसको मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में डाला होगा, जैसे ही हमने इसे मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर में डाला होगा तो ये एसिड को पानी मिल गया होगा और इसने H+ आयन बना दिए होंगे। एसिड को वाटर मॉइस्चर मिल गया ना, क्योंकि मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर लिया, मॉइस्चर वाला लिटमस पेपर लिया है, तो जैसी ही HCl गैस यहाँ पहुंची होगी तो इसे वाटर मिल गया होगा, और इसे जैसी वाटर मिला होगा इसने बना दिए होंगे H+ आयन, और उन H+ आयन ने एसिडिक प्रॉपर्टीज दिखानी शुरू करी होगी, तभी जाके ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया होगा। क्या ये एक्टिविटी समझ में आई? ये एक्टिविटी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले। एसिड और बेस को वाटर में डालते तो क्या होता है उसको पढ़ाने से पहले ये एक्टिविटी बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे आपको सब क्लियर हो गया होगा। क्या क्लियर हुआ इससे आपको? इससे आपको मेन चीज ये, इसका रिजल्ट क्या मिला आपको? इसका रिजल्ट आपको ये मिला है कि जब भी एसिड को वाटर मिलता है ये तभी अपने H+ आयन बनाता है, अगर एसिड्स को पानी नहीं मिलेगा तो H+ आयन भी नहीं बनाएगा। इस एक्टिविटी से हमें ये पता लग रहा है। समझ में आया क्या? बाकी एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हो तो उसकी सारी एक्टिविटीज पढ़ा करो, उस एनसीईआरटी में सारे येलो बॉक्सेस पढ़ा करो, एक्टिविटीज का रिजल्ट पढ़ा करो। एनसीईआरटी अगर कैसे पढ़नी है इसका तरीका आपको समझना है तो इसकी भी मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके। तो समझ में आया इससे हमें क्या पता चला? इससे हमें पता चल रहा है कि एसिड को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, किस लिए? H+ आयन प्रोड्यूस करने के लिए, अपने H+ आयन को सेपरेट आउट करने के लिए। अब देखते हैं उसके बारे में भी। तो एसिड्स इन वाटर, हम देख रहे हैं एसिड को किसमें? वाटर में देख रहे हैं। तो एसिड्स को अगर हम वाटर में डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें? H+ आयन मिलेगा। जब भी कोई भी एसिड लिया आपने, जैसे कि HCl एक एसिड है हमारा, इसको जिसमें डाल दिया पानी में, इसे डाल दिया हमने वाटर में,
तो ये क्या करता है, ये अपने H प्लस आयन बनाना शुरू करता है। ठीक है, H प्लस आयन बनाना शुरू करेगा। अब HCl की बात करें तो HCl के अंदर दो तरीके का आयन होते हैं, एक होता है H प्लस का और एक होता है Cl माइनस का। अब इसका H प्लस आयन जो होता है एसिड का, ये वाटर की बात करें तो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। तो जैसे ही H प्लस आयन पानी के साथ जाएगा तो क्या बनाएगा ये H प्लस, या तो आप लिख दो AQ, H प्लस एक्वस लिख दो, तब भी हम समझ जाएंगे कि H प्लस जो है वो वाटर में मतलब एक्वस सॉल्यूशन में है। अगर H प्लस AQ नहीं लिखते हो तो आप लिख देना यहाँ पर H3O प्लस आयन। क्या लिख दोगे, H प्लस AQ लिख दो तो H प्लस आयन हो जाएगा, या H3O प्लस आयन लिख दो। इसका मतलब जब भी एसिड रिएक्ट करता है वाटर से तो वो H प्लस आयन या H3O प्लस आयन बनाता है, और साथ में जो भी उसकी दूसरी चीज रह जाएगी Cl माइनस वो प्रोड्यूस करेगा। अब ये H प्लस वाटर के साथ रिएक्ट करे तब इसे H प्लस वाटर के साथ जा रहा है ना, तो वाटर को लिख दिया यहाँ पर हमने एक्वस। और अगर H प्लस को H2O के साथ रिएक्ट कराओगे, H प्लस को H2O के साथ लिखोगे तो ये बनता है H3O। H कितने हो जाएंगे, 2 से 3, एक और आ गया, और टोटल पे प्लस का चार्ज लगा देना बस। तो H3O प्लस क्या बन जाएगा, H3O प्लस। इसे बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, इसे क्या कहते हैं हम, हाइड्रोनियम आयन, और इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। ठीक है, पर ये हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन एक ही बात है, ठीक, याद रखना। बस इसमें अंतर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर मैंने एक्वस लिखा है पर H2O प्लस जब लिखता हूं तो उसमें एक्वस नहीं लिखते। क्यों, क्योंकि H प्लस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में होगा, उसके अंदर वाटर होगा, और अगर मैंने H प्लस के अंदर वाटर दिखाना है तो दोनों को एक साथ दिखा दो H3O प्लस, मतलब H प्लस एक्वस लिखो या H3O प्लस लिखो एक ही बात होगी। मतलब एसिड्स को अपने H प्लस आयन को सेपरेट करने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है। इन एब्सेंस ऑफ वाटर वो अपने H प्लस आयन सेपरेट आउट नहीं कर पाते हैं, जो कि हमने पीछे एक्टिविटी में भी देखा, ये होता है। अब वो H प्लस आयन बनाए या H3O प्लस एक ही बात है। H3O प्लस को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ये होते हैं हमारे हाइड्रोजन आयन। समझ में आया क्या, दोनों को एक ही चीज बोली जाएगी, बस अकेला H प्लस नहीं लिखना है, H प्लस के बाद एक्वस जरूर लगा देना है। ठीक है, तब जाके समझ में आएगा H प्लस आयन कब बना, जब इसे वाटर में डाला है तो। ठीक है, वरना बस सिंपली आप H3O प्लस भी लिख सकते हो। तो एसिड को जब भी हम वाटर में डालते हैं तो H प्लस आयन बनेंगे, नहीं डालेंगे तो नहीं बनेंगे। समझ में आया क्या। अब आते हैं बेस को, वाटर में अगर हम डालते हैं तो इसकी भी सिंपल रिएक्शन है। बेस के पास क्या होते थे, बेस के पास OH माइनस आयन होता था, तो यही वाला आयन प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, बेस जैसे कि हमने एक ले लिया NaOH, इसे डाल दिया हमने पानी में H2O, तो ये प्रोड्यूस कर देता है अपना OH माइनस आयन और Na प्लस आयन, Na प्लस आयन और OH माइनस आयन। ऐसी कोई दूसरा MgOH होल ट्वाइस, इसको एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में डाल दिया तो ये प्रोड्यूस कर देता है OH माइनस आयन और Mg2 प्लस। अब बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, 2OH माइनस आयन और Mg2 प्लस। मतलब अगर बेस को वाटर में डालते हो तो बेसिस भी अपने जो होते हैं वो आयंस प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं OH माइनस आयन। तो समझ में आया कि बेस को वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा और एसिड को क्या होगा। तो बात याद रख लेना, अगर इन्हें वाटर में नहीं डालते हैं तो इनके आयन सेपरेट आउट नहीं होते हैं। नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, एसिड एंड बेस इन वाटर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा डाइल्यूशन। डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मतलब होता है किसी भी एसिड किसी भी बेस में वाटर डाल के उसके कंसेंट उसकी जो आयंस है उसके आयंस का कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम घटा देना इज नोन एज डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ वाटर टू एसिड और बेस टू डिक्रीज
द कंसंट्रेशन, डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। अब आयंस अगर एसिड की बात कर रहे हैं तो H प्लस की बात हो रही होगी, बेस की बात कर रहे हैं तो OH माइनस आयंस की बात हो रही होगी। टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस H प्लस या OH माइनस आयन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, इसे कहते हैं हम डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, हमारा वाटर का एडिशन करना है एसिड और बेस में, जिससे कि उनकी आयंस की जो कंसंट्रेशन है पर यूनिट वॉल्यूम में वो घट जाए। समझ में आया क्या? तो ये हो गया, नंबर ऑफ आयंस घट जाए पर यूनिट वॉल्यूम या कंसंट्रेशन घट जाए, एक ही बात है। अब डाइल्यूशन प्रोसेस, जैसे कि हमें एक एसिड है उसे डाइल्यूट करना है, एसिड को थोड़ा सा डाइल्यूट मतलब उसकी कंसंट्रेशन घटानी है आयंस की, तो कैसे घटा पाएंगे, उसका भी एक स्पेशल तरीका है। अगर हम एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो ये बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब इसमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है। इसी वजह से हमें ये जो स्टेप होता है केयरफुली करना पड़ता है। मतलब अगर एसिड का डाइल्यूशन करना है तो कभी भी आप एसिड में वाटर नहीं डालोगे। अगर आपने एसिड में वाटर डाल दिया तो आप जिस भी बीकर में वो कर रहे हो, या जो भी आप रिएक्शन कर रहे होगे एसिड में वाटर जैसे डालोगे, तुरंत के तुरंत वो इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि वो जो मिक्सचर होगा वो आपके मुंह पे स्प्लैश आउट हो जाएगा, या जो बीकर होगा वो फट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है। तो इसको करने का, एसिड को डाइल्यूट करने का एक तरीका होता है। क्या होता है वो तरीका? हम क्या करते हैं, वाटर लेते हैं और उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड ऐड करते हैं और कांस्टेंट स्टिर करते हुए, मतलब एसिड को डाइल्यूट करने का एक तरीका है। बीकर में लेना है पहले वाटर, फिर उसके बाद उसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालना है और कांस्टेंट स्टिर करते रहना है। स्टिर मतलब कांस्टेंट उसे घुमाते रहना है, ठीक है। ऐसा करोगे तो आपका डाइल्यूशन भी हो जाएगा और आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। हीट तो इसमें भी जनरेट होती है पर उतनी नहीं होती जितनी आप अगर एसिड में वाटर डालोगे तो होगी। समझ में आया कैसे हम डाइल्यूट कर सकते हैं किसी भी एसिड को या बेस को? तो ये हो गया, हमें क्या करना है, वाटर में एसिड डालना है। किसमें? वाटर में एसिड, ड्रॉप बाय ड्रॉप विद कांस्टेंट स्टियरिंग। तो ये हो जाता है हमारा डाइल्यूशन भी खत्म। नेक्स्ट चीज पे आते हैं। नेक्स्ट चीज है हमारा पीएच। तो अभी तक हमने ये देखा, हमने इंडिकेटर्स पढ़े, जैसे कि एसिड और बेस है तो पता करना है कि ये एसिड है तो उसके लिए इंडिकेटर है, पता करना है बेस है तो इंडिकेटर है। इंडिकेटर से बस इतना पता लगता है कि ये एसिड है या बेस है। अब मुझे ये पता करना है कि ये तगड़ा एसिड है या वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। तो इसे पता करने के लिए क्या होता है, इसे पता करने के लिए होता है हमारे पास एक स्केल जिसका नाम है पीएच स्केल। तो इसे पता करने के लिए होता है हमारे पास एक पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या करता है, इट मेजर्स द कंसंट्रेशन ऑफ H plus ion, hydrogen ion in a solution। अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल क्या करता है, मेजर करता है H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन एक सॉल्यूशन के अंदर। अब ये पीएच में H आ रहा है ना, तो ये बस H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन ही मेजर करेगा, ठीक है। किसकी कंसेंट्रेशन मेजर करता है? H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन मेजर करता है एक सॉल्यूशन के अंदर। अब इस पीएच को पहले समझते हैं, पीएच का मतलब क्या है। तो पीएच में जो पी होता है, पीएच के अंदर जो पी है, ये पी जो है कहां से आया, इसका मतलब ये आया पोटेंस से। किससे आया ये? पोटेंस वर्ड से आया, जिसका मीनिंग होता है, ये जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर, ठीक है। तो इसे बोलते हैं पोटेंस हाइड्रोजन। पी का मतलब पोटेंस, पोटेंस का मीनिंग होता है पावर, एक जर्मन वर्ड है इसका मतलब होता है पावर। पोटेंस हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन की पावर नापते हैं, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन नापते हैं एक सॉल्यूशन के अंदर। समझ में आया? पीएच के अंदर पी किसके लिए स्टैंड करता है? P stands for पोटेंस, पोटेंस मीनिंग पावर, और H स्टैंड करेगा हाइड्रोजन आयन के लिए।
समझ में आएगा ये चीज। अब पीएच स्केल की बात करें तो पीएच स्केल जो होता है उसमें पीएच जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक की रहती है टोटल। इसमें 0 जो होता है, ठीक है, वो दिखाता है वेरी एसिडिक, 0 दिखाता है वेरी एसिडिक, 14 दिखाता है वेरी बेसिक, बहुत ही ज्यादा तगड़ा बेस होगा वो, और एक होती है इन दोनों के बीच में एकदम 7, तो 7 दिखाता है न्यूट्रल को, 7 दिखाएगा हमारा न्यूट्रल को कि ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, न्यूट्रल होते हैं। ठीक, अब अगर मैं पीएच स्केल की बात करूं तो पीएच स्केल में जैसे कि ये 0, बीच में 7 आ गया, फिर यहां आ गया 14, तो पीएच स्केल में अगर हम 7 से 0 की तरफ को जा रहे हैं तो हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। इसमें हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ जो होती है 7 से इधर को जा रहे हैं तो बढ़ेगी, और अगर हम 7 से इधर को आ रहे हैं तो हमारी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन भी इंक्रीज होगी अगर हम 7 से 0 की तरफ को आ रहे हैं। मतलब अगर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती है तो पीएच वैल्यू घटती है, और पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। अब जाते हैं, अगर हम 7 से 14 की तरफ को जा रहे होते हैं तो यहां पर हमारी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यहां पर हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। ठीक है, 7 से 14 पे जाते हैं तो मतलब जब हम 7 से 14 पे जाएंगे तब हमारी H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी। मतलब 7 से 14 को जाएंगे तो H प्लस आयन डिक्रीजेस, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीजेस, पर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, पर OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन क्या हो रही होगी, इंक्रीजेस। OH माइनस आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तभी तो बेसिक स्ट्रेंथ इधर को इंक्रीज हो रही है। पर अगर हम यहां से यहां आते हैं तो यहां पर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन तो इंक्रीज होती है, पर OH माइनस कंसेंट्रेशन, OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन डिक्रीज हो रही होगी, घट रही होगी। समझ में आया कि ये होता है हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल में 0 वैल्यू 7 और 14, 0 वैल्यू वेरी एसिडिक, 14 वैल्यू वेरी बेसिक, 7 वाला न्यूट्रल को दिखा रहा है। अगर 7 से 0 की तरफ को आ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही होगी, 7 से 14 की तरफ को जा रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी घट रही होगी। अगर आपका 7 से 0 की तरफ आ रहे हो तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों बढ़ रही होगी, क्योंकि H प्लस आयन इंक्रीज हो रहे हैं, OH माइनस आयन डिक्रीज हो रहे हैं। पर आप 7 से 14 को जाओगे तो H प्लस आयन डिक्रीज होने की वजह से और OH माइनस आयन इंक्रीज होने की वजह से आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही होगी। ये होता है हमारा एक पीएच स्केल। पीएच स्केल समझ में आ गया। तो नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच पे। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच से पहले एक चीज समझते हैं कि कौन सा, अगर मेरे पे 2 एसिड है तो पहचानेंगे कैसे कि कौन सा एसिड ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सा वीक है उसके मुकाबले। तो कैसे चेक करेंगे, उसकी पीएच निकाल लेंगे, पीएच निकालेंगे, जिसकी पीएच कम आएगी वो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा, और किसकी पीएच कम आएगी, जिसके अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। मतलब जिसके अंदर, किसी भी एसिड के अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हुए वो अच्छा एसिड है, किसी भी बेस के अंदर H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा, OH माइनस आयन, किसी भी बेस के अंदर OH माइनस आयन कंसेंट्रेशन ज्यादा हुए तो वो ज्यादा बढ़िया बेस है। समझ में आया क्या, मतलब आयंस की कंसेंट्रेशन आपको देखनी है, एसिड के लिए OH माइनस, एसिड के लिए H प्लस, बेस के लिए OH माइनस। तो नेक्स्ट चीज आती है हमारी पीएच की इंपॉर्टेंस। डेली हमें, हमारी जो एवरीडे लाइफ होती है उसमें किस किस तरीके से पीएच की इंपॉर्टेंस है, उससे पहले हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें जो हमारे गैस्ट्रिक जूस होते हैं, गैस्ट्रिक जूस की बात करें, पेट में जो हमारे गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उनकी पीएच क्या होती है, उनकी पीएच लगभग 1.2 होती है। अगर मैं बोलूं लेमन जूस की पीएच क्या होती है, तो लेमन जूस की पीएच जो होती है आपकी वो 2.2 होती है। मतलब ये भी एसिडिक है क्योंकि ये 7 से नीचे है। ठीक,
फिर बाद में बात करते हैं वाटर और ब्लड की। वाटर और ब्लड की बात करें तो इन दोनों की पीएच क्या होती है, लगभग 7.4 होती है। स्लाइटली न्यूट्रल, न्यूट्रल से थोड़ा सा आगे जा रही है, मतलब स्लाइटली बेसिक है, लगभग न्यूट्रल ही समझ लो इन्हें। फिर आते हैं हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की जो होती है वो 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है हमारा जिसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसे हम कहते हैं, ठीक है। फिर आता है हमारा NaOH। NaOH की जो पीएच होती है वो लगभग 14 के बराबर आती है, मतलब ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस हमारा कौन है, NaOH। अब बेसिस के साथ एक और यहाँ पर वर्ड आता है हमारा अल्कली, वो भी पढ़ लेते हैं। अभी अल्कली क्या होता है, ऐसे बेसिस जो पानी में सॉल्युबल हो। सारे बेसिस वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उन्हें कहते हैं हम अल्कली। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर, ऐसे बेसिस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो अल्कली कहलाते हैं। अब इसके साथ और चीजें, अल्कली की बात करें तो अल्कली, अगर हम अल्कलीज को टच करेंगे तो सोपीन टच लगेंगे, मतलब टच करने पे ऐसा लगेगा कि साबुन को हाथ लगाया, ठीक है। तो अल्कली समझ में आ गया क्या, अल्कली ऐसे बेसिस होते हैं जो कि पानी में सॉल्युबल होते हैं। बाकी कुछ ये नॉर्मल सी चीजें थी जिसकी पीएच आपको बता रखी थी, तो बता दी मैंने आपको ये पीएच। अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे, यूज ऑफ या इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो इसमें शुरू करते हैं, क्या पीएच हमारे लिए और प्लांट्स के लिए, क्या है पीएच एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, क्या हम पीएच के लिए सेंसिटिव हैं, प्लांट्स भी पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं क्या? हाँ, हम भी पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं और प्लांट्स भी पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं। हमारी बॉडी जो होती है एक नैरो पीएच रेंज में ही वर्क कर पाती है ढंग से, ठीक है। अब नैरो पीएच रेंज से अगर पीएच कम हुई या पीएच ज्यादा हुई तो हमारी बॉडी ढंग से वर्क नहीं कर पाएगी। ऐसे ही प्लांट्स के केस में होता है कि उनकी भी बॉडी ग्रोथ तभी हो पाती है जब उन्हें एडिक्वेट, मतलब जितनी पीएच चाहिए उतनी चाहिए, ना ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, जितनी चाहिए उतनी चाहिए। यहाँ पर बात करते हैं हम एसिड रेन की। अगर हमारी बारिश के पानी की पीएच 5.6 से नीचे चली जाती है तो ऐसी जो रेन पड़ती है उस रेन को बोलते हैं एसिड रेन। अगर हमारी रेन की पीएच लेस देन 5.6 हो जाए, रेन की पीएच लेस देन 5.6 हो जाए तो ऐसी रेन को हम बोलते हैं एसिड रेन, ठीक है। अब ये जो एसिड रेन होती है ये क्या कर सकती है, ये नदियों में बह जाएगी, रिवर्स में चली जाएगी, रिवर्स में जाएगी तो एक्वेटिक प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स दोनों को नुकसान पहुंचाएगी। तो पीएच से हम भी सेंसिटिव है, प्लांट्स भी सेंसिटिव है, एक्वेटिक एनिमल्स भी सेंसिटिव है, तो ये चीज। अब दूसरी बात करते हैं, क्या सॉइल जो होती है, मतलब प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो जो सॉइल होती है उसके अंदर भी क्या पीएच मैटर करती है? हाँ, अगर सॉइल की पीएच ज्यादा ही एसिडिक हो या ज्यादा ही बेसिक हो तो प्लांट की ग्रोथ नहीं हो पाती, मतलब हमें लगभग न्यूट्रल सॉइल्स चाहिए होती है, उसमें ना तो ज्यादा एसिडिक ना ज्यादा बेसिक, वरना प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। यहीं पे आते हैं हम अपने स्टोमक की बात करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं। तो हमारे स्टोमक के अंदर भी हाईली एसिडिक पीएच होती है, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, पर उससे हमारे स्टोमक को कोई नुकसान नहीं पड़ता, क्योंकि वहां पर तो म्यूकस की लेनिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट कर लेती है किसको, हमारे स्टोमक को। बाकी यहाँ पर कभी कभार क्या होता है, कोई बंदा ओवर ईट कर लेता है तो उसके बाद उन्हें क्या लगती है, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, एसिडिटी सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे स्टोमक क्या करता है, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड बनाना शुरू कर देता है, ज्यादा एसिड बनाने लगता है, और वो एसिड से क्या होता है, बर्निंग होने लग जाती है, पेन होने लग जाती है। तो उस टाइम पे वो लोगों को क्या खाने के लिए बोलते हैं, उन लोगों से बोलते हैं कि तुम एक क्या करो, एक हल्का सा बेस, माइल्ड बेस जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लो,
वो एक एंटा एसिड की तरह काम करेगा। एंटा एसिड क्या होता है? ऐसे एसिड्स मतलब सॉरी एंटा एसिड क्या होता है? बेस ही होता है जो एसिड का उल्टा काम करेगा, उसे न्यूट्रलाइज कर देगा। जब एसिडिटी बढ़ रही है तो बेस खा लो तो उसे न्यूट्रलाइज कर देगा, मतलब एंटा एसिड्स बोलते हैं उसे हम। जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो अभी आपको बताया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है उसका फॉर्मूला की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है MgOH होल ट्वाइस। फॉर्मूला होता है, अभी बताई थी इसकी पीएच कितनी होती है, लगभग 10 के बराबर होती है। तो ये हमारा क्या है? माइल्ड बेस है, ये एंटा एसिड की तरह वर्क करेगा और एसिडिटी से रिलीफ देगा। अब इसके आगे चलते हैं। आगे आता है कि टूथ डीके। अब टूथ डीके की बात करते हैं तो टूथ डीके में क्या होता है? जब भी, अब सीधे बात करते हैं, हमारे दांतों में होता है इनेमल। अब इनेमल जो बना होता है वो बना होता है कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। हार्डेस्ट सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर जो है इनेमल ही है। बना किससे है? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से। पर ये इनेमल भी जो होता है वो कोरोड होने लग जाता है। कब? जब हमारी मुंह के अंदर की पीएच, माउथ की पीएच एक लेवल से नीचे घटने लगती है। लगभग 5.5 से अगर पीएच नीचे घटती है हमारे माउथ के अंदर, अगर हमारे माउथ के अंदर पीएच लेस देन 5.5 से नीचे जा रही है तो समझ जाना उस टाइम पे क्या होगा? टूथ डीके, ठीक है। टूथ डीके मतलब हमारा इनेमल जो होगा वो खराब होने लग जाएगा, वो कोरोड होने लग जाएगा। इनेमल जो हार्डेस्ट सब्सटेंस था, किससे बना था? कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट से, वो भी खराब होने लग जाएगा। अब बात करते हैं कि ये एसिड बना कैसे, ये मुंह का पीएच इतना घट कैसे रहा है अपने आप ही, तो इसका भी एक रीजन है। अब जैसे हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो कुछ अमाउंट ऑफ शुगर्स और फूड जो होती है हमारे दांतों में या मुंह में ही फंसी रह जाती है, क्योंकि हम उसके बाद अपना मुंह साफ नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम मुंह साफ नहीं करेंगे तो हमारा मुंह के अंदर जो होगा वो फूड और शुगर के कुछ पार्टिकल्स रहेंगे। अब जैसे ही फूड और शुगर के पार्टिकल्स मुंह के अंदर फंसे रह जाएंगे तो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, मुंह के अंदर ही उन शुगर्स और फूड को डिकम्पोज, डिग्रेड करना शुरू करते हैं। और जैसे ही वो उसे डिग्रेड करते हैं तो उनके डिग्रेडेशन के साथ साथ वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। वो उन्हें खाते हैं और उसके बदले में एसिड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं हमारे मुंह के अंदर, जिससे कि हमारे मुंह की पीएच जो होती है वो 5.5 से नीचे चली जाती है और उसी वजह से होता है हमारा टूथ डीके। इसी वजह से हमें जब भी खाना खाएं तो खाना खाने के तुरंत बाद माउथ क्लीनिंग करनी चाहिए, या दूसरा हमें एक टूथपेस्ट यूज करना है जो जिसके अंदर क्या होगा, एक माइल्ड बेस हो, जिससे क्या हो, एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड जो मुंह के अंदर बन रहा है वो न्यूट्रलाइज हो पाए। तो ये हो गया हमारा टूथ डीके के बारे में। दूसरा आते हैं हमारा जो कुछ एनिमल, कुछ जैसे कि बी की बात करें, नेटल प्लांट की बात करें तो ये अपना डिफेंस के लिए भी यूज करते हैं एसिड्स को। जैसे कि बी की स्टिंग, जब हम बी के पास जाते हैं उसे लगता है कि हम उसे नुकसान पहुंचाने वाले हैं तो उससे पहले वो हमें काट देती है। अब जैसे ही वो हमें काटती है तो क्या होता है, हमें वहां पर पेन, बर्निंग पेन या इरिटेशन होने लग जाती है। अब वो बर्निंग पेन, इरिटेशन क्यों हो रही होगी? क्योंकि उस बी के स्टिंग की वजह से हमारे स्किन के अंदर एक एसिड रिलीज हो जाता है, मेथनोइक एसिड। कौन सा एसिड? बी स्टिंग के अंदर होता है मेथनोइक एसिड, जो रिलीज कर देती है हमारे स्किन के अंदर। इसी वजह से हमें बर्निंग पेन होने लग जाता है और उससे रिलीफ पाने के लिए क्या करेंगे हम, एक बेस एंटासिड वहां रब कर लो तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, आराम। दूसरा यहीं पे आते हैं नेटल प्लांट की लीव्स के बारे में बात करते हैं। तो नेटल प्लांट जो होते हैं उनकी लीव्स के अंदर जो बहुत टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं। अब वो जो टाइनी टाइनी हेयर्स होते हैं, अगर हम उस लीव को टच करेंगे तो हेयर्स क्या करते हैं, हमारे हाथ पे जैसे लगते हैं, तो हमारे हाथ जैसे हाथ पे टच होंगे तो स्किन के अंदर वो भी मेथनोइक एसिड रिलीज कर देते हैं, जिससे कि बर्निंग पेन होने लग जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? नेटल लीव्स की बात कर रहे हैं, नेटल प्लांट की नेटल लीव्स की बात कर रहे हैं। तो उसने हमारे अंदर रिलीज कर देना है मेथनोइक एसिड। अब इसकी एक ट्रेडिशनल रेमेडी है, एक तो नॉर्मल रेमेडी है कि हाथ पे बेस रगड़ लो, एक इसकी ट्रेडिशनल रेमेडी भी है, वो क्या है, डॉग प्लांट।
एक होता है डॉग प्लांट, DOCK प्लांट। अब ये जो डॉग प्लांट होता है, ये जहां पर आपको नेटल प्लांट मिलता होगा ना, उसके आसपास में ही आपको ये डॉग प्लांट भी मिलता होगा। तो जैसे ही आपको नेटल प्लांट की वजह से स्टिंग हो गया, मतलब कि उसके हेयर्स जो हैं, वो स्टिंगिंग हेयर्स जो हैं, उससे आपके पेन होना शुरू हो चुका है क्योंकि उसने रिलीज कर दिया मेथनोइक एसिड आपके हाथ में, तो वहां पर क्या करो, डॉग प्लांट की लीफ तोड़ो और वहां पर रब कर दो। उससे क्या होगा, आपकी जो बर्निंग पेन हो रही होगी, वो जो इरिटेशन हो रही होगी, वो कम हो जाएगी। समझ में आया? ये थी इसकी ट्रेडिशनल रेमेडी। तो ये थे हमारे कुछ पीएच के इंपॉर्टेंस जो कि हम डेली लाइफ में पढ़े हैं। अब दूसरी चीज इसमें क्या है कि जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड है, तो बात करेंगे ऑक्सैलिक एसिड। आंट स्टिंग के अंदर कौन सा एसिड होता है, मेथनोइक एसिड। और अगर बात करें नेटल स्टिंग की बात करें या नेटल लीव्स के अंदर बात करें, नेटल के हेयर्स की बात करें, तो उनके भी अंदर, इन नेटल हेयर्स जो नेटल स्टिंग्स थे, इनके अंदर भी मेथनोइक एसिड ही होता है। और क्या जाएगा, लेमन जूस। लेमन जूस के अंदर कौन सा एसिड होता है हमारा, सिट्रिक एसिड। फिर आता है हमारा टेमेरिंड। टेमेरिंड के अंदर क्या होता है, टार्टरिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जिनके अंदर ये एसिड मिलते हैं, ये हमें देख लेते हैं। जैसे कि कर्ड की बात करें, कर्ड दही, उसके अंदर क्या मिलता है हमें, लैक्टिक एसिड। तो ये सारे एसिड्स हैं जो कि इन चीजों के अंदर मिलते हैं। ये आपके एनसीईआरटी में टेबल बना रखी है, तो ये भी पढ़ लेना, याद करनी इंपॉर्टेंट टेबल है। इसके साथ हमारी इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले थे, एसिड और बेस, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, वो हमने कर दी है कवर। तो ये वीडियो यहाँ हो जाती है एंड। नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो इसके सॉल्ट्स वाले टॉपिक के ऊपर आने वाली है, जिसमें पूरा सॉल्ट्स हम पढ़ेंगे, अच्छे से सारे सॉल्ट्स पढ़ेंगे, उनकी सारी की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हो जाती है यहाँ पर एंड। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।